हेलो गाइस, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। केवल 30-40 दिन एग्ज़ाम के बचे हैं। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसे मैंने इसमें कवर करने का कोशिश किया है। तो पहला आइए देखते हैं कि एमपी लैड स्कीम क्या है। तो एमपी लैड स्कीम के तहत अभी ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो इस ऐप से क्या हो सकता है, एमपी जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट पे नज़र रख सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट कब बना, कब आया, कब गया। तो सिंपली आपको ये जानना है कि एमपी लैड के तहत ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन जो इसे लॉन्च किया है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये याद रखना है, ठीक है, किसने लॉन्च किया है। फिर इसी तरीके से और एमपी लैड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, MOSPI के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। ठीक है। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? जिसमें फुल्ली फंडेड हो, किसके द्वारा? फुल्ली फंडेड हो सेंटर के द्वारा। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर हो गया। और इसी में अगर आप और देखना चाहेंगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, एक स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि हाफ हाफ इसमें डिवाइड कर लिया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 40% स्टेट करेगा और 60% सेंटर कर देगा, तो ये सेंट्रल सेक्टर नहीं होगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरीके से हो गया कि 90% सेंटर किया और 10% स्टेट किया, तो ये सेंट्रल सेक्टर हो जाएगा, या फिर पूरा का पूरा सेंटर ही कर देगा। अब इसका काम क्या होता है देख लीजिए। सेंटर एमपी लैड फंड यूज फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट एरियाज इन ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, ETC। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एमपी लैड स्कीम का काम होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि 15% जो है पूरे फंड के, वो इस एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, 15%। ठीक है। और ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपये आया या 1 करोड़ रुपये आया और उसमें से हम 90% ही खर्च कर पाए, तो 10% जो है वो लैप्स नहीं होगा, अगला साल उसे काम में लाया जा सकता है। तो ये एक नॉन लैप्सेबल है। यूपीएससी ये क्वेश्चन को पूछ चुका है, आई थिंक 2022 में यूपीएससी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछ चुका है, तो VBI हो जाता है ये। ठीक है। अगला है नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपको पता होगा कि जब कोल्ड वार हो रहा था तो भारत ना तो अमेरिका के साथ जाना चाहता था और ना ही USSR के साथ। ठीक है। ना ही USA के साथ, ना ही USSR के साथ। तो भारत ने क्या बोला कि हम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। ठीक है, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो ये भी क्यों न्यूज़ में आया? तो रिसेंटली 19 समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन कंपाला उगांडा। अभी 19 समिट हुआ था कंपाला उगांडा में, आई थिंक 2023 दिसंबर में हुआ था ये। ओके। अब नाम के बारे में जान लेते हैं। जेनेसिस क्या है? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बंदंग, इंडोनेशिया 1955। ये याद रखना है, बंदंग में इसका पहला मीटिंग हुआ था, इंडोनेशिया में। ठीक है। NAM was created during independence struggle of Africa, Asia, Latin America and other region of the world at the height of Cold War। मैंने बताया कि कोल्ड वार के टाइम में NAM आया था। ठीक है। नेहरू जी इसमें एक पंचशील योजना के बारे में भी बात किए थे। तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। द आइडिया वॉज टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज नॉन अलाइंड फ्रॉम either ऑफ द टू नेसेंट मिलिट्री ब्लॉक। अब देखिए ये आइडिया क्या था कि खुद को नॉन अलाइन, नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है, किसी पार्टी में मैं नहीं हूँ, ऐसा करना था। अब टू नेसेंट मिलिट्री ब्लॉक था। ठीक है। इसमें आपको पता होगा नाटो था। ठीक है, जैसे अमेरिका की तरफ से। तो ना ही नाटो में मिलना चाह रहा था, ना ही रसिया ब्लॉक में मिलना चाह रहा था भारत। ठीक है। तो जैसे रसिया का क्या था, वार्सो पैक्ट था, वार्सो था। ठीक है, वार्सो पैक्ट था। तो ये रसिया का था, ये नाटो USA की तरफ से था। तो भारत चाहता था दोनों में से किसी में हमें नहीं मिल रहा है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है। ओके। द टर्म नॉन अलाइनमेंट वाज क्वाइंड बाय VK मेनन। कहाँ पे UNSP जो 1953 में हुआ था, वहाँ पे इस टर्म को क्वाइंट किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? VK मेनन के द्वारा। 121 मेंबर नैम में है। पहला बार कहाँ पे हुआ था नैम? बेलग्रेड में। अब आपको सिंपल सा ये बताना है कि बेलग्रेड किस देश का राजधानी है, इसे सर्च करिए और खोजिए, उसे इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला देखते हैं इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। ठीक है। तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फॉर्म द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज कैरेक्टराइज बाय एन ओपन बॉर्डर एंड ड्यूपरेटेड पीपल टू पीपल कंटेक्ट ऑफ किनशिप एंड कल्चर। आपको पता है कि जैसे कि इंडिया और नेपाल के जो बीच में है कोई बॉर्डर तो है, लेकिन कोई खास इस पर आपको चेकिंग नहीं होगा, वीज़ा फ्री है। ठीक है, पासपोर्ट फ्री है। बहुत सारे जगह जैसे सीमांचल की तरफ जाइएगा बिहार यूपी में, तो वहाँ से आप नेपाल में जाइएगा तो कोई भी आपको ना ही वीज़ा लगेगा, कुछ नहीं लगता है। ठीक है। जैसे जयनगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से अगर आप जनकपुर जाना चाहें तो
एक ट्रेन भी चलती है, कोई वीज़ा नहीं लगती है। तो ये आपको जानना था। फिर है एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल है और हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, एफडीआई। ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ है, एक कहाँ है रुपी दिया में इंडिया में, और एक कहाँ है नेपालगंज में नेपाल में, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य किरण एक एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। एक साल भारत में होता है, फिर एक साल नेपाल में होता है। अब देखिए इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है नेपाल में, ये आपको देखना होगा कहाँ कहाँ है, मैं तो लिख ही दिया हूँ। वेस्ट सेटी एंड सेटी रिवर प्रोजेक्ट, सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। महाकाली ट्रीटी है, अरुण 3 प्रोजेक्ट। ये नाम कहीं भी देखें नेपाल से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है, ओके। अगला देखते हैं, इंडिया रसिया रिलेशन। रसिया इज ए मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस आइटम टू इंडियन आर्म फोर्स, और बोथ नेशन जो है बहुत सारे ज्वाइंट रिसर्च भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो जेएनयू में जो रसियन पढ़ते हैं, या फिर आप देखिए बीएचयू में वो रसिया जाके मास्टर्स अपना करते हैं, ठीक है। तो ये सब तो है। बायलैटरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ S-400, सबसे बड़ा जो गले का फांस बना है ये S-400 ही बना, ये एक मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। ये रशियन एयरफोर्स ने बनाना शुरू किया था लेट 1980s में। अब ये बोला गया कि S-400 भारत रसिया से लेता है तो अमेरिका इससे नाराज़ हो गया था, ओके। तो काटसा एक्ट भी लगा दिया था, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और T-90 टैंक भी लेता है रसिया से भारत, Su-30 है, प्रोडक्शन ऑफ AK-203 राइफल, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल भी। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है ये ब्रह्मपुत्रा जो है इंडियन रिवर इससे आया है, और मॉस्को रिवर जो है रसिया में उससे आया है, ठीक है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इंदिरा जो है ट्राई सर्विस बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज मतलब क्या हो गया, नेवी, एयरफोर्स, ओके, और जो आर्मी है, ये इंदिरा नाम से है। इंदिरा ये पूछ ही देता है, ये मैंने सूर्य किरण बताया था नेपाल के साथ, अभी इंदिरा है, ठीक है। और गगनयान में भी सपोर्ट कर रहा है रसिया भारत को। चैलेंजेस क्या है, इंडिया नीड टू रिड्यूस द डिफेंस सप्लाई फ्रॉम रसिया एज पार्ट ऑफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया को रसिया पे पूरा पूरी डिपेंड नहीं होना चाहिए, जिससे डाइवर्सिफाई हो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और रसिया जो काटसा एक्ट लगाया है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये काटसा बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिया बोला था कि हम इंडिया पे लगा देंगे अगर रसिया से S-400 भारत लेता है, या फिर और ज़्यादा भारत मिसाइल खरीदता है तो, ठीक है। काटसा जो है 2017 में आया था। 3 नेशन पे सैंक्शन लगाया गया था, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, रसिया याद रखिएगा, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया पे काटसा एक्ट लगाया गया, ओके। अब देखते हैं ICJ और ICC में क्या अंतर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। ICJ जो है ये UN का एक ऑर्गन है, ICJ UN का ऑर्गन है, ये याद रखिएगा, लेकिन ICC UN का ऑर्गन नहीं है, ओके। दोनों का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, इसमें तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ICJ का कंपोजिशन क्या है, 15 जज हैं, इसमें भी इंडिया का भी एक मेंबर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 9 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। ICC का कंपोजिशन क्या है, 123 कंट्री है, ठीक है। इंडिया ICC का पार्ट नहीं है, ठीक है, ICC का पार्ट नहीं है। अब देखिए ICJ जो है किसी पर्सनल मैटर को नहीं सुनता है, ये आपको समझना चाहिए, किसी नेशन के मैटर को लेता है, बल्कि ICC जो है, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये जो है किसी पर्सनल मैटर को भी सुनता है। तो इतना जो मैं आज आपको बताया हूँ, इसे आप 1 या 2 बार और देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं BPSC में, 1 लाइनर से ज़्यादा इससे पूछता है कि स्टैटिक मिला कर पूछ देता है, ऐसे नैम वैम ये सब पूछ देता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सब आपको कवर कर दिया है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।